याद रखना दोस्तों, जैसे ही अकबर शासक बनेगा तो वो अपने भूराजस्व में से जो भूराजस्व का लेखा जोखा होगा उसको केवल फारसी में लिखवाएगा, हिंदवी भाषा को समाप्त कर देगा। हिंदवी भाषा को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। अर्थात मैं आपको बता दूं, अकबर ने राजस्व अभिलेख में नोट, अकबर ने राजस्व अभिलेख में से राजस्व अभिलेख में से राजस्व अभिलेख में से अकबर ने राजस्व अभिलेख में से हिंदवी को समाप्त कर दिया, हिंदवी भाषा को समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया। तो अकबर के समय का राजस्व अभिलेख केवल फारसी में लिखा जाता था। केवल काय में लिखा जाता था? फारसी में लिखा जाता था। तो जबकि शेरशाह सूरी का जो लेखा जोखा था भूराजस्व का, वो द्विभाषी था, हिंदवी और फारसी, हिंदवी और फारसी। तो दोस्तों सारे के सारे लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? स्क्रीनशॉट लें, मैं एक और नोट लगाने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ले लें सारे के सारे। अच्छा इधर देखें, नोट, सूर शासक समझ गए? शेरशाह सूरी सूरवंश से है। शेरशाह सूरी के कौन से वंश से है? सूरवंश से है। शेरशाह सूरी का पुत्र इस्लाम शाह सूर, यानी कि जो सूर शासक रहे, सूर शासकों ने, सूर शासक कब से कब तक रहे दिल्ली पर? 1540 से लेकर 55 तक सूर शासकों ने हिंदवी को, देखना आप लोग, सूर शासकों ने हिंदवी को अर्ध सरकारी भाषा घोषित कर दिया। अर्ध सरकारी भाषा, अर्ध सरकारी भाषा घोषित कर दिया। अर्ध सरकारी भाषा क्या किया? घोषित किया। सूर शासकों ने हिंदवी को 1540 से 55 तक, 1555 में हुमायूं वापस आ जाएगा। सूर शासकों ने 1540 से 55 हिंदवी को सरकारी, अर्ध सरकारी भाषा घोषित कर दिया। कौन सा बादशाह या कौन सा वंश था दिल्ली का, दिल्ली पर शासन करने वाला, जिसने हिंदवी को अर्ध सरकारी भाषा घोषित किया? सूरवंश था। कौन सा वंश था? सूरवंश था। आगे अपन बात करें दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सुहानी बिश्नोई जी, थैंक यू। गुरुकुल क्लासेस बॉस, धन्यवाद दोस्त। इधर देखें, आगे अपन बात करें, सूर शासक जो 1540 से 55 तक रहे, इन्होंने हिंदवी को क्या घोषित कर दिया दोस्तों? अपनी अर्ध सरकारी भाषा घोषित कर दिया। लाइक करते रहे सारे के सारे, बिल्कुल लाइक करते रहे। आगे बढ़ते हैं अपन, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूं। एक एक लाइन मायने रखती है, मैं एक एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखो किताबों से, 100% क्वेश्चन सॉल्व होंगे दोस्तों। 100 नहीं तो 95-98% का रेशियो निकलेगा आपके सॉल्व का, यानी कि क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। यही उम्मीद है, आप करके तो देखो। आती है इनकी बी, भूराजस्व प्रणाली में अगली है बटाई या कनकूत व्यवस्था। बटाई या कनकूत व्यवस्था। भूराजस्व प्रणाली में एक और व्यवस्था की बातें कर रहे हैं अपन, बटाई या कनकूत व्यवस्था। ये बटाई या कनकूत व्यवस्था क्या थी? वास्तव में शेरशाह सूरी के पूरे संपूर्ण शासनकाल में, बहुत बहुत धन्यवाद जी के सोनी, दुलीचंद नाथ जी थैंक यू। इधर देखें, शेरशाह सूरी के संपूर्ण शासनकाल की एक सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि इसने हमेशा ईमानदारी से कर वसूला है।
लेकिन इसके शासन में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर अनुमान के आधार पर कर लिया जाता था, अर्थात अनुमान के आधार पर लिया गया कर बटाई या कनकूत व्यवस्था के अंतर्गत आता है। देखना दोस्तों, अनुमान के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता है कौन सी व्यवस्था में, बटाई या कनकूत व्यवस्था में। यह कुछ क्षेत्रों में लागू था। ये क्या थी दोस्तों? ये व्यवस्था थी कि अनुमान के आधार पर कर का निर्धारण, अनुमान के आधार पर कर का निर्धारण, अनुमान के आधार पर कर का निर्धारण क्या कहलाता है? बटाई या कनकूत व्यवस्था। शेरशाह सूरी के समय जिन क्षेत्रों में अनुमान के आधार पर कर निर्धारित किया जाता था वो कौन सी व्यवस्था के अंतर्गत आते थे? बटाई या कनकूत व्यवस्था के। और ये बटाई या कनकूत व्यवस्था निम्न क्षेत्रों में लागू थी, निम्न क्षेत्रों में लागू, निम्न क्षेत्रों में लागू थी कौन सी व्यवस्था? बटाई या कनकूत व्यवस्था, जिनमें पहला है मुल्तान, मालवा, पंजाब और कुछ क्षेत्र राजस्थान का। ये 4 क्षेत्रों में बटाई या कनकूत व्यवस्था लागू थी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, स्वाति जी, सबको थैंक यू। आरती सेन गुड मॉर्निंग, ये देशराज वर्मा गुड मॉर्निंग भाई, कोमल मेहरा जी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, हाय हेलो राम राम जय हिंद। ठीक है, बटाई या कनकूत व्यवस्था की बात करूं, अनुमान के आधार पर कर निर्धारण, अनुमान के आधार पर जिस व्यवस्था में कर का निर्धारण किया जाता था शेरशाह सूरी के समय वो व्यवस्था बटाई या कनकूत व्यवस्था कहलाती थी। और ये मुख्यतः 4 क्षेत्रों में, ये मुख्यतः 4 क्षेत्रों में लागू थी, मुल्तान, मालवा, पंजाब और राजस्थान। मुल्तान, मालवा, पंजाब और राजस्थान, याद रखना बटाई या कनकूत व्यवस्था मुल्तान, मालवा, पंजाब और राजस्थान में लागू थी। आप स्क्रीनशॉट लें, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। धन्यवाद विजय विसेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नोट, शेरशाह ने 3 भागों में बांटा। शेरशाह ने भूमि को उपज के आधार पर 3 भागों में बांटा, अच्छी तरीके से समझ लें आप। शेरशाह ने भूमि को उपज के आधार पर 3 भागों में बांटा। पहली, यानी शेरशाह सूरी ने भूमि को उपज के आधार पर 3 भागों में बांटा, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। आगे मैं बातें करूं दोस्तों, नोट, सबसे बड़ी बात ये बराबर नहीं था। बस चाहे अगर कहीं पर कृषि कम है, खेती कम है, आय कम है, तो वहां से भी वो उसी आय के अनुसार 1/3 लेता, या फिर कहीं ज्यादा आय है तो वहां से भी वो 1/3 लेता या 33% लेता। तो शेरशाह की कर व्यवस्था क्या थी? 1/3 भाग या 33% प्राप्त करना। शेरशाह ने भूमि को उपज के आधार पर 3 भागों में बांटा, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। शेरशाह ने प्रत्येक क्षेत्र से उपज का 1/3 भाग कर के रूप में लिया। आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे बढ़ता हूं। चलते हैं दोस्तों, कुछ अन्य करों को देखते हैं। शेरशाह के समय लिए गए कुछ अन्य कर,
कुछ अन्य कर। शेरशाह के समय लिए गए कुछ अन्य करों की मैं बातें कर लूं, अन्य करों को मैं देख लूं, जिनमें पहला कर है दोस्तों जिसका नाम है जरीवाना। जरीवना, जरीवना कर कौन सा है, क्या होता है, तो वो देख ले दोस्तों। भूमि की सर्वेक्षण हेतु, भूमि के सर्वेक्षण हेतु लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है, जरीवना कर कहलाता है। क्वेश्चन आएगा शेरशाह के समय भूमि के सर्वेक्षण हेतु, भूमि के सर्वेक्षण हेतु 3% कर क्या होता था दोस्तों, जरीवना कर कहलाता था। क्या कहलाता था, जरीवना कर कहलाता था। आकस्मिक आपदा शुल्क, आकस्मिक आपदा शुल्क की मैं बातें करूं, इनको समझूं, ये क्या होता था। ये आकस्मिक आपदा शुल्क भी दोस्तों याद रखना टोटल का 2.5 से 3% कर के रूप में लिया जाता था। जैसे कि अचानक से कोई युद्ध आ गया और फसलें उजड़ गई, तो राजकोष में जो अन्न भंडार हुआ करता, या फिर मैं कहूं अन्न भंडारण था जो राज्य में, वो कम होने लगा। तो अचानक से जनता की पूर्ति के लिए, अन्न पहुंचाने के लिए सब तक, जिन लोगों पर अतिरिक्त अन्न हुआ करता था, या फिर जिन लोगों का अन्न था, धन यानी कि जितना भी अनाज था, उसका 2.5 से 3% तक करके रूप में लिया जाता था। या मैं कहूं अचानक क्या आ गया, कहीं पर किसी क्षेत्र में बाढ़ वगैरह आ गई, भूकंप आ गया, नुकसान हो गया, तो दोस्तों उसको, उसके लिए भी एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र की मदद के लिए भी ये कर के रूप में लिया जाता था। यानी कि आकस्मिक कर तो आप समझ गए होंगे, और ये केवल अनाज के रूप में लिया जाता था। केवल किसके रूप में, अनाज के रूप में लिया जाता था, अनाज के रूप में, केवल किसके रूप में लिया जाता था, अनाज के रूप में लिया जाता था। आगे अपन बात करें दोस्तों शेरशाह के न्याय प्रशासन की, शेरशाह के न्याय प्रशासन को देखें, बिल्कुल टोटल इन्होंने एक बार अपने भाई के लड़के तक को दोस्तों याद रखना, भाई के लड़के तक को भी क्या कर दिया था, दंडित कर दिया था, यानी कि बिल्कुल फेड़ थी। तो बदायूंनी ने एक ग्रंथ लिखा है मुंतखब उल तावरीख। वास्तव में बदायूंनी अकबर का दरबारी कवि भी है, बिल्कुल दरबारी कवि रहेगा। बदायूंनी अकबर का दरबारी कवि है, और बदायूंनी ने कहा कि खुदा का शुक्र है कि मैं ऐसे न्यायप्रिय शासक के समय क्या हुआ, पैदा हुआ। बिल्कुल इन्होंने कहा था कि खुदा का शुक्र है कि मैं ऐसे न्यायप्रिय शासक के समय पैदा हुआ। किसने कहा है दोस्तों, बदायूंनी ने कहा है। कौन से ग्रंथ में कहा है, मुंतखब उल तावरीख में कहा है। और ये वही व्यक्ति हैं, बिल्कुल दोस्तों ये वही व्यक्ति हैं, कौन दोस्तों, ये बदायूंनी के अलावा भी शेरशाह सूरी वो व्यक्ति हैं जिनके शासन काल में या शेरशाह के समकालीन दोस्तों एक व्यक्ति होगा शेरशाह सूरी के समकालीन, मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना इन्हीं के समय की थी, क्योंकि वो इन्हीं के समकालीन थे। वास्तव में मलिक मोहम्मद जायसी इनके दरबारी नहीं थे, लेकिन इनके समकालिक कवि थे या समकालिक इतिहासकार थे। आरती बैरवा जी, मंजे जी, टेक्निक